हेलो गाइस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रैशनल नंबर्स, जो कि बहुत सारे क्लासेस में क्लास 8 का चैप्टर 1 है। ये सारे टाइप के करिकुलम कवर करता है, बी इट सीबीएसई, आईसीएसई, जीसीएसई या आईबी करिकुलम। और जो लोग ऐसा नॉलेज बेस्ड भी इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो देखें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने बहुत ज्यादा लॉजिकली चीजों को कवर किया हुआ है और सारे एग्जाम्पल्स के साथ। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखेंगे तो आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलने वाले। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्या हम लोग कवर करेंगे आज? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के रैशनल नंबर्स होते हैं, कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम कैसे रैशनल नंबर्स फाइंड करते हैं, ये हम लोग फ्रैक्शंस की मदद से भी देखेंगे। रैशनल नंबर्स को प्लॉट कैसे करते हैं नंबर लाइन में, और रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी आपके एनसीईआरटी में भी दी गई। ओके, तो कैसे हम लोग देखेंगे? स्टोरीज की मदद से और एनिमेशंस की मदद से। ऑब्वियसली मैं एग्जांपल्स तो लूंगा ही, राइट। चलिए पहली स्टोरी आपके सामने लेके आता हूं। ये स्टोरी है एक आदमी एडम की। ओके, मैं आपको बहुत पहले, बहुत पुराने समय में लेके चलता हूं। और उस समय एक आदमी हुआ करता था जिसका नाम था एडम। एडम केवमैन था, ऐसे मेंस जो केव में रहते हैं। और इसके पास कुछ शीप्स थे, राइट। तो एडम्स के पास शीप थे और इन्हीं शीप्स पे ये डिपेंडेंट था। ये इन शीप्स को रोज जंगल ले जाता था उनको चराने, और इन शीप से उसको वूल मिलता था और मिल्क मिलता था। तो ऐसे करके एडम अपनी लाइफ का गुजारा करता था। अब हुआ ये कि धीरे धीरे जो एडम्स के शीप थे ना, वो कम होने लगे, राइट। जैसे जैसे समय हुआ तो एडम के जो शीप थे वो कम होने लगे। ओके, तो एडम को कैसे पता ये चीज चली कि उसको वूल कम मिलता था, उसको मिल्क कम मिलता था? पर एडम था बहुत दिमागदार आदमी, तो उसने एक तरकीब अपनाई। देखो, उस जमाने में कोई नंबर्स नहीं होते थे, उस जमाने में किसी टाइप की कैलकुलेशन नहीं होती थी। आपको सोचना भी बहुत ज्यादा, इमेजिन करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा कि लोग कैसे चीजें समझते होंगे। ओके, तो एडम ने एक तरकीब अपनाई। उसने क्या किया कि जैसे जैसे मेरा शीप, एक एक शीप अंदर जाएगा केव के, मैं उनके बजा एक एक स्टिक रखते जाऊंगा। ठीक है, मान लो पहले दिन 4 शीप अंदर गए, राइट। वो जंगल से लौटा के लाया और 4 शीप अंदर गए, तो उसने 4 स्टिक्स रख दी। ओके, अब क्या हुआ? अगले दिन 3 ही शीप्स अंदर गए, तो वो अगले दिन कितनी स्टिक्स रखेगा? 3 स्टिक्स उसने रख दी। ओके, अब क्या होगा? 4 और 3 मैं एज अ एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, पर एडम को समझ में आ गया कि मेरी एक स्टिक कम हुई है, राइट। और एक नहीं पता उसे एक होता क्या है या एक की काउंटिंग क्या है, पर उसे समझ आ गया कि कोई चीज मेरी कम हुई है। और इस कम होने को हम लोग क्या कहते हैं एज अ मैथमेटिक्स में? सब्ट्रैक्शन, इजंट इट? हम इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। अब एडम को नहीं पता 4 क्या है, 3 क्या है, पर फिर भी उसका आंसर करेक्ट आ रहा है, राइट। वो नेचर में कुछ चीज परफॉर्म कर रहा है और फिर भी वो चीज एज अ लॉजिकली सही जा रही। ओके, तो ये तो थी एडम की स्टोरी। आप पेशेंस बस रखिएगा, हम चीजों को रिलेट करेंगे। ओके, अब क्या हुआ? जमाना बहुत आगे बढ़ गया, लोग सिटीज में रहने लगे, लोगों ने कॉलोनीज बना दी, और लोगों ने पेन और पेपर भी ले आए। तो उस समय रोम का एक किंग था, उसने क्या किया कि कहा मैं स्टिक्स क्यों यूज करूं, अब जब मेरे पास पेन और पेपर है तो मैं एक काम करता हूं, ऐसे कुछ सिंबल्स लिख देता हूं जो मेरे स्टिक्स की मदद करेंगे काउंटिंग में। तो आपको पता है ये क्या है? आपको ऑब्वियसली पता होगा ये क्या है। ये रोमन नंबर्स है, इजंट इट? तो पहली बार कोई किसी ने नंबर्स लिखे, नॉट पहली बार, बट एज ए एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूं। ओके, अब इनका डिसएडवांटेज क्या था कि ये बस कुछ ही हद तक काउंटिंग कर पाते थे, है ना। जैसे बॉब तो बहुत ही कम काउंटिंग कर पाएगा क्योंकि वो स्टिक्स कलेक्ट करते जाएगा, बहुत सारी स्टिक्स हो जाएंगी, राइट। पर ये रोमन नंबर्स, मैंने नंबर लिखे पर सिंबल्स ही इतने कम है। मैं मुझे मान लो 1 लाख की काउंटिंग करना है, तो मैं 1 लाख सिंबल बनाऊंगा क्या? इनमें लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, isn't it? तो उसके लिए हमारे पास आज के नंबर आए जिसे हम डेसिमल सिस्टम में भी यूज करते हैं और डेसिमल नंबर्स भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास अब के सिंबल्स आए। तो हुआ ये कि किसी ने ऐसे सिंबल्स लिखना चालू किए, राइट। अब देखो, एक सिंबल आया जिसने पूरा गेम चेंज कर दिया, राइट। और ये क्या था आप सबको पता होगा। जो इसमें कमी है आप गेस करो, सोचो दिमाग से। और क्या कम है वो ऑब्वियसली आपको पता होगा, जीरो, राइट। अब जीरो का और दूसरे नंबर से क्यों नहीं लेना देना है, मैं बताऊंगा। ओके, तो किसने बनाया था ये जीरो? बोलते हैं आर्यभट्ट ने बनाया था, हमारे इंडिया के ही थे। ओके,
इसने ऐसा क्या किया? ये तो जीरो होता है, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, तो इसका ऐसा क्या यूज है? देखो, जीरो का कोई यूज नहीं है, पर जब भी मैं जीरो को राइट हैंड साइड में लिखता हूं किसी भी नंबर के, ध्यान देना ये चीज, ओके? जैसे मैंने लिखा 100, तो मेरा नंबर 10 टाइम्स बढ़ जाता है। आज के समय में और एक्सपोनेंट्स आ गए हैं, तो मैं इसी चीज को 10⁻³ भी लिख सकता हूं, इजंट इट? इतने छोटे से एरिया में मैं इतना बड़ा नंबर लिख सकता हूं। तो जीरो आया तो इसने क्या किया कि हम बहुत बड़े बड़े नंबर्स को इतने आसानी से लिख पा रहे थे, और जब भी मैं जीरो को लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है, इजंट इट? तो ये बहुत बड़ी चीज थी उस जमाने में। ओके, तो जीरो आया, उसने हमें एक सिस्टम दे दिया, हम बहुत बड़े नंबर्स को आसानी से लिख जाते थे। कोई भी नंबर्स को हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर सकते थे और उसको आसानी से लिख सकते थे। ओके, अब एक चीज आप ध्यान रखना, ये चीज बहुत लॉजिकल मैं चीज बता रहा हूं आपको। जैसे आप देखोगे अगर, तो यहां पे भी वन जो है हमारा एक स्टिक टाइप है, इजंट इट? राइट, यहां पे भी जो वन है मेरा, वो एक स्टिक टाइप है, इजंट इट? और यहां पे भी जो वन था वो एक स्टिक टाइप है। बॉब ने जो स्टिक रखी थी वो भी एक सीधी लाइन थी, इजंट इट? तो क्या एक्चुअल में लोगों ने स्टिक से काउंटिंग करना शुरू करी थी? हाँ, ये चीजें, ये हिस्ट्री का रिलेशन है। देखो, लोग पत्थर से भी काउंट कर सकते थे, लोग पेपर से लोग पत्तियों से भी काउंट कर सकते, पर पत्थर बहुत भारी थे, इतने सारे पत्थर रखना उनके लिए पॉसिबल नहीं था एक साथ। ठीक है, तो इसलिए लोगों के दिमाग में वो आता गया, और जब भी सिंबल भी बना पहला, तो वो एक स्टिक टाइप था, वो एक लकड़ी टाइप था। और आपको पता होगा कि लोग लकड़ी के बंडल्स बनाते थे और उससे मल्टीप्लिकेशन करते थे, तो हाँ, ये चीज भी हुई, इसलिए लकड़ियां इतनी आसानी थी। ओके, तो ऐसे हिस्ट्री रिलेटेड होती है, राइट? तो बस अब आप चीजों को रिलेट करो, मैं बहुत अच्छे डायरेक्शन में आपको ले जाने वाला हूं। नेचुरल नंबर्स हमें पढ़ना है, होल नंबर्स, इंटीजर्स हमें पढ़ना है, ओके? तो नेचुरल नंबर्स क्या थे? नेचुरल नंबर जो नेचुरली दिमाग में पहली बार किसी में आए, राइट? नेचुरली किसी के दिमाग में पहली बार आए, जैसे 1 2 3 4। कभी भी बॉब ने जब भी एडम ने ये जो काउंटिंग शुरू करी, तो उसके दिमाग में जीरो नहीं आया। उसने कभी नहीं सोचा कि खाली चीज को मैं काउंटिंग कैसे करूं, राइट? उसके दिमाग में पहले एक ही आया, या उसने एक ही स्टिक ऐसे रखी। तो ये कुछ नेचुरल नंबर्स थे, तो सबसे पहले ये आए, राइट? अब जीरो, होल नंबर, राइट? ऐसा एक नंबर आया जिसने हमारी काउंटिंग कंप्लीट कर दी, हम बड़े से बड़े नंबर को काउंट कर पा रहे थे, राइट? तो इसलिए ये होल नंबर, होल मतलब होता है कंप्लीट, तो जीरो के आने से अब हमारी काउंटिंग एक कंप्लीट टाइप की हो गई, इजंट इट? राइट, तो हमारी काउंटिंग एक कंप्लीट टाइप की हो गई। तो नेचुरल नंबर जो कि वन से स्टार्ट होंगे, जाएंगे इंफिनिटी तक, राइट? होल नंबर जिसमें जीरो भी रहेगा, और इसमें सारे नेचुरल नंबर्स तो हैं ही, राइट? सारे नेचुरल नंबर्स हैं ही, पर एक जीरो भी रहेगा, उन्हें हम बोलते हैं होल नंबर्स। अब इंटीजर्स क्या है, चलो हम लोग इंटीजर्स देखते हैं। अब जमाना बहुत मॉडर्न हो गया। मान लो अ, मान लो अब हम लोग आ गए 15 सेंचुरी में, 16 सेंचुरी में, ओके? चीजें बहुत मॉडर्न हो गई। हुआ ये, हम लोग अब अबव द सी लेवल भी जाने लगे, बिलो द सी लेवल भी जाने लगे, सबमरीन्स बन गई, तो हमें डेप्थ भी नापने की जरूरत आई, तो इसलिए हमें दूसरे डायरेक्शन में जाना पड़ा। तो इसलिए आए नेगेटिव नंबर्स, कि मैं ऊपर नीचे दोनों डायरेक्शन में देख पाऊं। आपको अगर पता होगा, तो टेम्परेचर भी, जैसे आप ये सी ड्राइवर देख रहे हो, ये नीचे भी डाइव करने लगा, इजंट इट? तो हमें पड़ी नेगेटिव डायरेक्शन की जरूरत। माइनस प्लस ये डायरेक्शन ही है एक हिसाब से। ओके, अब हम अगर टेम्परेचर नापते हैं, तो आपको पता होगा, अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हो, कि पोल्स के पास, जब भी हम पोल्स के पास जाते हैं, तो हमारा टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, इवन नेगेटिव में हो जाता है, सेंटीग्रेड में, राइट? फ़ारेनहाइट में तो वही रहेगा, सेंटीग्रेड में नेगेटिव हो जाता है। जैसे मैं इक्वेटर पे धूप बहुत पड़ती है, इजंट इट? तो इक्वेटर पे आता हूं तो टेम्परेचर पॉजिटिव होने लगता है। तो हमें दोनों साइड जाने की जरूरत पड़ी, तो इसलिए हमारे पास आ गए अब इंटीजर्स। ओके, ये हुआ, राइट? अब एक और चीज मैं बताता हूं आपको। अभी तक जितने भी नंबर्स की हम बात कर रहे थे, ये मेरी मान लो नंबर लाइन है। तो अभी तक हम जितने भी नंबर्स की बात करें, जैसे मैंने यहां लिखा 1 2 3, राइट, 4, और यहां लिखा मैंने -1 -2 -3, राइट? तो मैं जो बात कर रहा था अभी तक, जो मैं बात कर रहा था, वो नंबर लाइन के इन पॉइंट्स की बात कर रहा था, राइट? प्रॉपर इन पॉइंट्स की, ना कि इन पॉइंट्स के बीच में। ओके,
सिर्फ इन पॉइंट्स की बात कर रहा था। इंटीजर्स क्या है, ये सारे ये पॉइंट्स। होल नंबर्स क्या है, ये वाले पॉइंट जीरो मिला के। नेचुरल नंबर्स क्या है, ये पॉइंट। अब मैं इन पॉइंट्स के बीच की बात भी करने लगूंगा। कैसे, देखो, चलो एक आपका फ्रेंड है, जैसे अमित नाम है उसका, वो पिज्जा खाता है, बहुत पिज्जा खाता है, रोज पिज्जा खा के आता है। उसने बोला, जब भी आप उससे पूछते बोलेगा मैंने 3 पिज्जा खाया, मैंने 2 पिज्जा खाए, आज ये किया वो किया। ओके, एक दिन क्या हुआ, उसने 2 पिज्जा तो खाए, एक पिज्जा आधा खाया। राइट, आधा नहीं था अभी तक दुनिया में इस दिन तक, पर उसने एक पिज्जा आधा खाया। अब उसे नहीं पता आधा होता क्या है, हाफ क्या होता है। ओके, तो वो आया, आपने बोला कितने पिज्जा खाए भाई आज, वो आया बोला मैंने 2 खाए, और वो शांत हो गया। अब उसने पूरा तो खाया नहीं, ना ही उसने, ऐसा तो हुआ नहीं कि उसने कुछ नहीं खाया। उसने क्या किया, एक पार्ट खाया, 2 पार्ट में से 2 पार्ट अगर पिज्जा के थे तो उसने एक पार्ट खाया। तो इस तरीके से हमें अब नंबर्स लाइन के बीच में भी जाने की जरूरत पड़ी। राइट, तो ये होते हैं रैशनल नंबर्स। ओके, तो इनकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है मैथमेटिक्स में। क्या है वो डेफिनेशन, कि जो भी नंबर राइट एज अ फ्रैक्शन में लिख सकूं। फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, राइट, ये दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं, एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। पी बाय क्यू फॉर्म में मैं लिख सकूं, और ये जो क्यू है ना, ये क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए जीरो, देखो, पहली बात तो 1/0 मैथ्स में नॉट डिफाइंड है। बहुत लोग इन्फिनिटी भी बोलते हैं तो वो भी सही है, पर 1/0 मैथ्स में नॉट डिफाइंड है। क्या मतलब नॉट डिफाइंड है, देखो, मान लो मेरे पास 0 पार्ट्स रहे पिज्जा के, या 0 पिज्जा रहा, फिर भी मैं उससे एक पार्ट उठा रहा हूं। कोई भी नंबर मान लो 3/0 लिखूं, तो 0 पिज्जा रहा है, फिर भी मैं उससे 3 उठा रहा हूं, कुछ है ही नहीं, फिर भी मैं उससे चीजें उठा ले रहा हूं। ये तो नॉट डिफाइंड हुआ ना। तो रैशनल नंबर्स पी बाय क्यू फॉर्म के होते हैं, और क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। राइट, तो ये हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा। ये सारे नंबर्स जो अभी तक इस क्लास में है ये कवर कर दी। ओके, अब ये रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, क्या होता है, एक टाइप के इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो रैशनल नंबर पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं। इरेशनल नंबर्स पी बाय क्यू फॉर्म में जैसे मैं लिखूं, जैसे 1/2, तो ये आएगा 0.5, इजंट इट। तो एक टाइप का डेसिमल नंबर है, और ये खत्म हो जा रहा है। आप लिखोगे 1/3, तो ये भी एक टाइप का डेसिमल नंबर है, और ये 3 3 3 3 3, अगर आप देखोगे 3 रिपीट होते चला जाएगा, ये 3 कभी नहीं खत्म होने वाला। ठीक है, अब ऐसे भी कुछ नंबर्स होते हैं जो कि इर्रेशनल नंबर हम लोग बोलते हैं, जैसे 0.14157, जो ही ना रिपीट होते हैं और ना ही ये खत्म होंगे डेसिमल के बाद। ओके, तो √2 एक टाइप का इर्रेशनल नंबर, राइट, √2 √3। तो ये इरेशनल नंबर होते हैं, अभी आपकी क्लास में है। और इन सबको मिला के हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। तो क्या कोई इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, जिन ऐसे नंबर जिनको हम इमेजिन नहीं कर सकते, पर होते हैं वो कैलकुलेशन में यूज? हाँ होते हैं, पर इस क्लास में आपके काम नहीं है। इस क्लास में बस आपको रैशनल नंबर्स तक देखना है। और रैशनल नंबर्स कहाँ आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं। ओके, तो हमने सारे टाइप के नंबर्स कवर कर लिए, बहुत लॉजिकली कवर कर लिए। आप कभी नहीं भूलोगे नेचुरल नंबर्स, कि नेचुरली आए थे किसी के दिमाग में, 1 से स्टार्ट होते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर्स जिसमें जीरो भी है, इंटीजर्स -1 -2 -3, नंबर लाइन के पॉइंट्स के बीच में अभी तक मैंने नंबर नहीं लिए। राइट, अब आएंगे रैशनल नंबर्स के, मैंने -1 -2 0 1 2 3 पॉइंट्स तो ले भी लिए, पर इनके बीच में भी मैंने नंबर ले लिए, जैसे 1.5 2.5 3.5। तो ये हो जाएंगे रैशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स ऐसे नंबर जो ना कि रिपीट होंगे, नंबर लाइन के बीच वाले पॉइंट्स भी हैं, और ना ही खत्म होंगे। तो ये होगा इरेशनल नंबर्स। ओके, अब आते हैं हम लोग एक बार एनिमेशन देख लेते हैं। तो 0 1 मैंने पट किया हुआ है, तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे, मैं 10 बार बता चुका हूं। और 0 से स्टार्ट होने वाले हो गए हैं होल नंबर्स। राइट, डायग्राम हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर मैंने एक सेट लिया, ये जो गोला है इसके अंदर सारे नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, होल नंबर मैंने एक सेट लिया, ये जो गोला है ना इसके अंदर सारे होल नंबर है। आप बोल रहे हो नेचुरल नंबर्स भी आ गए, तो हाँ, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर हैं, पर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों, जीरो छूट गया ना, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है। ठीक है, तो ये बड़े वाले गोले के अंदर आ जाएंगे पूरे नेचुरल नंबर। इसी तरीके से इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स होल नंबर है, इंटीजर्स में जीरो भी आता है, पर सारे होल नंबर इंटीजर्स नहीं है। ठीक है,
सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स हैं पर सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स नहीं। सारे रियल नंबर रैशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स हैं, पर उल्टा इसका सही नहीं। ओके, तो ट्रू और फॉल्स हम लोग देखते हैं। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। एवरी होल नंबर, क्या सारे होल नंबर रैशनल नंबर है? हाँ, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, सारे होल नंबर हमें दिख ही रहे हैं रैशनल नंबर है। ओके, तो ये ट्रू है। एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। सारे रैशनल नंबर इंटीजर हैं? नहीं। सारे इंटीजर रैशनल नंबर है पर सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है। ऐसा क्यों? जैसे 1.5 अगर मैं लूं तो ये तो रैशनल नंबर है पर ये इंटीजर नहीं। 1.5 रैशनल नंबर है, इंटीजर नहीं। ओके, अब हम लोग देखेंगे इससे करके मैं दो रैशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं। ये बहुत बेसिक चीज है मैथमेटिक्स की, मैं बताने वाले जा रहा हूं। आपको अगर नहीं हो तो आप वीडियो फॉरवर्ड कर देना, पता हो क्यों ऐसा होता है ये जरूर क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, हम लोग फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, एक वो पिज्जा वाला। ओके, तो आप बोलो कि बार बार ये पिज्जा का एग्जाम्पल लिया जा रहा है। तो जैसे आ, आप हो, आपका एक दोस्त है और दोनों ने पिज्जा खाए। ठीक है, पहले हम लोग एक चीज समझते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करके एक चीज होती है, हम लोग समझते हैं। राइट, हुआ ये कि मैं अगर एक पिज्जा लूं, दोनों सेम साइज के हैं। राइट, कोई पिज्जा बड़ा कोई पिज्जा छोटा नहीं है। इस पिज्जा को मैंने कट किया है दो पार्ट्स में। राइट, इस पिज्जा को मैंने कट किया है चार पार्ट्स में। राइट, और क्या किया है मैंने, ये वाला पोर्शन उठाया है। मुझे आप लोग सोच के बताओ किसमें मैंने ज्यादा उठाया है, किसमें मैंने कम उठाया, दोनों में बराबर उठाया है। आप लोग सोचोगे तो डेफिनेटली बोलोगे सर दोनों में बराबर उठाया है, क्योंकि दिख ही रहा है साफ साफ हाफ। राइट, पर मैं अगर इसका फ्रैक्शन फॉर्म लिखूंगा तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूंगा 1/2। इसका मैं फ्रैक्शन फॉर्म लिखूंगा तो दो पार्ट्स उठाए, टोटल नंबर ऑफ पार्ट थे चार, 2/4। एक चीज ध्यान रखना फ्रैक्शन में, राइट, बहुत सारे लोगों को अभी तक बड़ी बड़ी क्लास तक फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्लियर नहीं है। राइट, जैसे मैं 2/4 लिखता हूं ना फ्रैक्शन, आप ये बोलोगे ये सर टोटल नंबर ऑफ पार्ट होते हैं, ये होता है पार्ट मैंने कितने उठाए। ये चीज तो सही है, पार्ट मैंने कितने उठाए। ये चीज क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट विच माई होल पार्ट इज मेड ऑफ। मेरा होल पार्ट मैं किसको कंसिडर कर रहा हूं, वो। ठीक है, ये वो होता है, आगे चल के आपको समझ आएगा इस चीज का डेफिनेशन। ओके, ठीक है, तो यहां मेरा फ्रैक्शन आया 1/2, यहां आया 2/4। पर सर यहां देखने में तो सेम ही लग रहे हैं दोनों, दोनों अलग कहाँ है और आंसर मेरा अलग अलग आ रहा है। क्या ये दोनों चीजें बराबर हुई फिर? 1/2 क्या बराबर हुआ 2/4 के? अगर देखने में दोनों सेम है, हाँ। अगर लॉजिकली कोई चीज सही है तो मैथ्स में वो गारंटीड सही होगी। ओके, तो 1/2 बराबर होता है 2/4 के। या फिर मैं 1/2 को 2/4 लिख सकता हूं। ओके, कैसे लिख सकता हूं, देखो, जैसे 1/2 है ना, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा मैं कर सकता हूं, ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 2/2 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैं सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो ये चीज हो जाएगी 2/4। राइट, तो 1/2 अगर मेरे पास है तो मैं उसको 2/4 लिख सकता हूं, मैं उसको 3/6 भी लिख सकता हूं, मैं उसको 4/8 भी लिखता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं, मैं 100/200 भी लिख सकता हूं। एक ही कंडीशन ये है कि सेम नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, नंबर डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 1/2 को 2/4 लिखना, 3/6 लिखना, 4/8 लिखना। इसकी जरूरत क्यों आई, वो जरूरत भी अब हम लोग देखते हैं। ओके, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, आई होप, कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है। राइट, अब इसकी जरूरत क्यों आई, देखो। अब आपका दोस्त मिला बहुत दिन बाद, वही पिज्जा वाला दोस्त फिर से मिला। आपका नाम है से अमन। राइट, आप ये हो पतले दुबले से, फिर भी आप बहुत ज्यादा खाना खाते हो। और इसका नाम है राहुल, ये मोटा सा है और ये बेदिमाग है। राइट, ये बेदिमाग है, उतना दिमाग है ही नहीं इसमें। ऑफेंड मत होना कोई। तो दोनों गए पिज्जा खाने, दोनों में शर्त लगी भाई ज्यादा कौन खाएगा, आज देखते हैं, चलो ठीक है। तो अमन तो ऑब्वियसली ज्यादा खाता ही था। अब हुआ ये,
इन दोनों को पिज्जा मिले, राइट, और अमन के पिज्जा के बस 2 स्लाइसेस थे। अमन का जो पिज्जा था उसके पास 2 स्लाइस थे, और राहुल का जो पिज्जा था इसके 4 स्लाइस थे। ठीक है, और हाँ, तो अमन एक स्लाइस खाया, बड़ा वाला एकदम, राइट। राहुल ने भी एक स्लाइस खाया। अमन बोल रहा मैंने ज्यादा खाया, राहुल बोला नहीं यार दोनों ने तो बराबर खाया, तूने भी एक खाया मैंने भी एक खाया। पर अमन बोल रहा है यार मेरा स्लाइस बड़ा भी तो है, ये भी तो देख। राहुल बोल रहा नहीं, मैं मानने को तैयारी, राहुल को तो पता नहीं कुछ भी फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होता है। कह रहे थे नहीं, मैंने एक खाया है तूने भी एक खाया है, दोनों में बढ़ गई झंझट। अमन बोला चल बेटा मैं तुझे समझाता हूँ। अमन ने क्या किया, अमन था दिमागदार, अमन ने क्या किया कि देख भाई, अगर मैं अपने पिज्जा के भी 4 पार्ट कर दूं तो फिर मैंने तो 2 पार्ट खाए ना, तेरे साइजेस के मैंने 2 पार्ट खा लिए 4 पार्ट में से, तूने तो एक ही पार्ट खाया। अगर तू अपने फ्रैक्शन को लिखेगा तो तेरा आएगा 1/4, पर मेरा वाला जो भी कोई 1/2 पहले था, अब मैं उसको अगर मैं लिखूंगा 4 के फॉर्म में तो मेरा आ जाएगा अब 2/4। आप लोग समझ रहे हैं ये चीज या नहीं, इजंट इट? तो मेरा आ जाएगा 2/4। राहुल का हाँ यहाँ तू बात तो सही कह रहा है, बस दिक्कत यही थी तेरा पिज्जा 4 पार्ट्स में कट नहीं था, इसलिए मुझे लग रहा था कि तूने कम खाया है या तूने मेरे बराबर खाया है, इजंट इट? इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझाना क्या चाहता हूं, देखो, जब भी हम फ्रैक्शन में कंपैरिजन करेंगे, ध्यान रखना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो, आपका एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम बनाने का मतलब क्या है, मुझे चीजों को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट्स इट। जो कि मेरा होल पार्ट रहेगा, जिस, राइट, वो इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में होगा। इक्वल नंबर ऑफ पार्ट का मतलब यह है पार्ट्स की जो साइज है ना वो सेम होनी चाहिए। ओके, तभी जैसे मैं इसको जोड़ता हूं, मान लो मैंने अभी कट नहीं किया, मैं जोड़ता हूं 1/2 और मैं जोड़ता हूं 1/4, राइट। मैं दोनों को, और एक अगर मैं ऐसे इसके लिखने वाले फॉर्म में करूं तो एक पार्ट का साइज इतना बड़ा है और एक पार्ट इतना है, आप लोग मानते हो ना ये चीज? और मैं दोनों को ऐड करके 1+1 2 तो नहीं लिख सकता ना, इजंट इट? तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इस 2 को भी मैं 4 बना दूंगा। 4 कैसे बनाऊंगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की मदद से, ऊपर नीचे मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 1/2 भी बन जाएगा 1/2/4, और ये हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4, है ना। इसको भी मैं सेम डिनोमिनेटर बना दूंगा, इसलिए जब भी हम लोग देखेंगे ना, आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो आप लोग डिनोमिनेटर सेम लोगे। इस चीज को एलसीएम की, बड़ा नंबर होगा तो एलसीएम की मदद से करोगे या फिर डायरेक्टली करने लगे होगे अभी तक, इजंट इट? सर मल्टीप्लीकेशन में ऐसा क्यों नहीं करते? देखो, मल्टीप्लीकेशन होता ही रिपीटेटिव एडिशन, आप एडिशन को रिपीटेटिव टाइम करते रहे हो, तो जब आप सेम नंबर को ऐड करोगे ना तो ऑलरेडी ही डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो इसलिए हम मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्ट चीजें न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर कर देते हैं। नहीं पता होगा वो भी हम लोग देखने वाले हैं आगे, राइट। तो इसलिए आ जाता है 3/4। अब आप लोग सोच रहे होंगे 3/8 क्यों नहीं आया, 3/4 क्यों आया? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स तो हो गए ना 8, 3/4 ही क्यों आया? मैंने बोला था ना, डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, ये पार्ट ये चीज बताता है कि आपके पूरे पिज्जा में कितने पार्ट्स थे, ये नहीं बताएगा कितने पिज्जा लिए आपने, राइट। भली 2 पिज्जा लिए हो तो, पर जो आपका पूरा होल पार्ट है वो कितने पार्ट का मेड ऑफ है, राइट। तो होल पिज्जा जो था वो 4 पार्ट्स का मेड ऑफ था, इसलिए यहां पे 4 आया, 8 नहीं आया, राइट। आई होप समझ गए हो कि चीजें, नहीं समझे हो कोई इतना टेंशन नहीं लेना है, लॉजिकली हम लोग लेके चलेंगे, आपको पहले से पता हो तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, देखो, एक और चीज आएगी आपको, एडिटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। एडिटिव इनवर्स क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल सा है, ऐसा एक नंबर जिसको मैं नंबर में ऐड करूं तो मेरा आंसर 0 आ जाए, है। कुछ नहीं, जो भी आप नंबर ले रहे हो उसका नेगेटिव, दैट्स इट। जैसे मेरे पास 5 है तो मैं 5 का नेगेटिव लूंगा -5, तो 5 - 5 0 हो जाता है ना। बस वही चीज है, कोई भी ऐसा नंबर जिसको, जैसे 5 लिया, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -5। मतलब क्या है कि 5 - 5 दोनों को ऐड करने पे 0, राइट। तो यहां पे अगर मुझे पूछा गया है -7/19, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 7/19, दैट्स इट। 21/112 पूछा गया है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -21/112, दैट्स इट। ओके, ये होता है एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है जिसको आप मल्टीप्लाई करो
तो 1 आए, राइट। जिसको आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 1 आए। मतलब जैसे मैंने 2 लिया, अब 2 के बारे में मुझे ऐसा नंबर सोचना है, वो नंबर मैंने सोच लिया x से, जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1 आए, तो x मेरे पास आ जाएगा 1/2। तो सीधी सी बात यह है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होता है, जो भी आपने नंबर लिया है उसका 1 अपॉन कर दो, बस दैट्स इट। ओके, आपने नंबर लिया है a अपॉन b, तो उसका 1 अपॉन कर दो, तो b अपॉन a, ये हो जाएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। तो -17/19 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 19/7। ओके, -19/7 या 19/-7। 21/112 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा 112/21, दैट्स इट, राइट। एडिटिव इनवर्स हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी समझ लिया अच्छे से। ओके, चलिए तो हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि आप रैशनल नंबर के एडिशन से रिलेटेड हो, राइट। तो मेरे पास पहला एग्जांपल है 1/2, 1/3। यहां पे आपको चीजें जो है उनके लॉजिक समझना है। ओके, तो इनको इसको पहले मुझे ऐड करना है, फिर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, फिर मुझे मल्टीप्लाई करना है, और फिर मुझे डिवाइड करना है। ओके, पहली चीज मैं करता हूं एडिशन, 1/2 प्लस 1/3, राइट। तो मुझे डिनोमिनेटर सेम बनाना है, ऐसा नंबर मुझे सोचना है जिसके ये दोनों कॉमन मल्टीपल हो, वो नंबर होता है एलसीएम, राइट। ओके, 2 की भी टेबल में 6 आता है, 3 की भी टेबल में 6 आता है। सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा, 6, जिस 2 की भी टेबल में आएगा, 3 की भी टेबल में आएगा। आपको ये भी पता होगा, आप ऐसे करके भी करते थे, एलसीएम निकालते थे, 2 1 जा 3 ऐसे ही छोड़ दिया, 3 1 जा 3 ऐसे ही छोड़ दिया, राइट। तो 6 वो कॉमन नंबर है, तो 6 में ले लूंगा डिनोमिनेटर। 2 को मुझे 6 बनाना है, तो 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 3/6। 3 को मुझे 6 बनाना है, तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/6, तो ये चीज आ जाएगी 5/6, इजंट इट, राइट। तो ये चीज हो जाएगा, है ना। तो 2 को मुझे 6 बनाना था, ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। 3 को मुझे 6 बनाना था, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से आ गया ये, ठीक है। सब्ट्रैक्शन भी सेम होगा, बस ये चीज हो जाएगी ऊपर 3 - 2/6। आप लोग करके देख लेना, डायरेक्टली आ जाएगा 1/6। अब देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे आता है 1/2 इंटू 1/3, सिंपल सा इसका ये मतलब है 1/2 में ले रहा हूं कितने बार, 1/3 बार, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं दिमाग दौड़ाना है इसमें, डायरेक्ट न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर कर दोगे और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर कर दोगे, बस, राइट। कुछ भी नहीं सोचना है इसमें ज्यादा, सबसे आसान है मल्टीप्लिकेशन, राइट। न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर कर दोगे तो 1 इंटू 1 आ जाएगा 1, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर कर दोगे तो 2 इंटू 3 आ जाएगा 6, दैट्स इट। ये सबसे आसान है। चलो, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग बस एक चीज देख लेते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। देखो, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 अगर मेरे पास दिया है, ठीक है, इसमें दो चीजें आपको करनी है। पहले तो देखो सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है 1/3, ये है मतलब जो नंबर बाद में आ रहा है। इस नंबर को आपको रेसिप्रोकेट कर देना है और डिवीजन साइन चेंज कर देना है मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इस नंबर को जब मैं रेसिप्रोकेट कर दूंगा तो 1/3 हो जाएगा 3/1, और डिवीजन साइन मेरा चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, और 1/2 हो जाएगा, सेम रहेगा, राइट। तो ये चीज हो जाएगी 3/2, दैट्स इट, ठीक है। तो 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, 1/3 को मैं रेसिप्रोकेट कर दूंगा, राइट, तो वो हो जाएगा 3/1, और डिवीजन डिवीजन साइन जो है मैं चेंज कर दूंगा मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो ये हो जाएगा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, तो इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप मैंने एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया हुआ है, ये बोर्ड मास वाले तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या है। ओके, तो 3 यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, पहले इतना सॉल्व करेंगे, फिर इतना सॉल्व करेंगे, ये गलत कर दिया मैंने, है ना। तो पहले इतना सॉल्व करेंगे, फिर आखिरी में सबको ऐड कर देंगे, आराम से करेंगे। देखो, ये वाली चीज जब मैं करूंगा तो ये तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन है, तो 2/5 इंटू -3/7, राइट। ये डायरेक्टली मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू -3 -6, 5 इंटू 7 डायरेक्ट आ जाएगा मेरे पास 35, ठीक है।
इतना हो गया -1/14। ठीक है, ये मैंने लिख दिया -1/14 डायरेक्ट नीचे। -3/7 और 3/5। ठीक है, -3 इंटू -3 हो जाएगा -9, 7 इंटू 5 हो जाएगा 35। राइट, तो ये तो मेरे पास आ गया। अब इनका एलसीएम क्या आएगा देख लेना आप लोग, 70 आएगा। ठीक है, तो 35 को मुझे 70 बनाना है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो -6 इंटू 2 हो जाएगा -12 और नीचे हो जाएगा 70। ठीक है, 40 को मुझे 70 बनाना है तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 70। इधर भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -18 और ये हो जाएगा 70। राइट, ऐड करोगे तो कितना आएगा -35 और आ जाएगा फिर से 70, तो ये हो जाएगा -1/2। ये आ गया आपका डायरेक्ट आंसर, इजंट इट? तो डायरेक्टली आपका ये आंसर आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन की जरूरत पड़ गई थी, है ना? जब भी ऐसे दिए हो तो चीजों को आपस में बांट लिया करो और फिर आराम से वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, दो रैशनल नंबर के बीच में मुझे रैशनल नंबर फाइंड करना है, ये भी है आपके एनसीईआरटी में है, अभी शायद हट गया है पर फिर भी आप लोग देख लो। ओके, तो यहां पे आएगा हमारा फिर से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यूज में। ठीक है, मान लो मैंने दो नंबर लिए 2 और 3, इनके बीच में नंबर फाइंड करो आप। राइट, आप बोलोगे कहाँ कोई नंबर है 2 और 3 के बीच में, कोई नंबर मुझे दिख नहीं रहा है ना? है, रैशनल नंबर्स है, मैंने बोला ना 2.5 2.6 ये सब रैशनल नंबर्स है। आपको बोला उन्होंने 5 नंबर्स फाइंड करो। ठीक है, अब देखो, आपको पता होगा अगर, तो 2 को मैं 2/1 भी लिख सकता हूँ, 3 को मैं 3/1 भी लिख सकता हूँ, है ना? 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ। ये पता है किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में हर समय 1 होता है। ओके, अब क्या करूंगा मैं, ऊपर नीचे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा। मान लो मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, याद रखना ऊपर नीचे हर समय अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो ये हो जाएगा 20/10 और ये हो जाएगा 30/10। राइट, तो 2 को मैं 20/10 लिख सकता हूँ एग्जैक्टली, 10 का 0 0 कट जाएगा। 3 को मैं 30/10 लिख सकता हूँ। ऐसा लिखा क्यों मैंने, देखो इसके बीच में नंबर आ गया। कैसे नंबर आ गए देखो, 20/10 से 30/10 के बीच में कितने नंबर है, 10 नंबर मिल गए मुझे। कैसे 10 मिल गए, देखो 20/10 है, फिर क्या आ सकता है 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 10 नंबर आ जाएंगे। कितने चाहिए आपको, तो 5 ही चाहिए। राइट, तो जब भी मुझे नंबर के बीच में पार्ट्स करने हो तो मैं बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। मान लो मुझे 100 नंबर्स चाहिए होते तो मैं डिनोमिनेटर के बीच में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर देगा कि एटलीस्ट मेरे 100 नंबर तो निकलना है। मैं 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकता था पर कोई मतलब नहीं निकलता अब। राइट, 5 ही नंबर चाहिए थे तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको जब भी दो रैशनल नंबर के बीच में कोई नंबर फाइंड करना हो तो पहले उनका डिनोमिनेटर सेम बनाओ। यहां डिनोमिनेटर सेम था ऑलरेडी, 1 1 था। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है कि डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना, फिर जितने भी पार्ट्स चाहिए उतने नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो। याद रखना पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना, वो भी एग्जांपल आएगा अभी आगे। ओके, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 5। ओके, ये तो इजी सा एग्जांपल है, हम लोग करते हैं इसको। तो हाँ, जैसे 2 और 5 के बीच में मुझे 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो 2 है 2/1, 5/1। सबसे पहले मुझे देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है, हाँ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 रैशनल नंबर है, चलो मैं डायरेक्ट 10 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10/10 और 5 इंटू 10/10, isn't it? तो क्या आ गया मेरे पास, 20/10 और 50/10। राइट, आ गए 20 रैशनल नंबर आ गए, कोई भी 5 ऑप्शन। राइट, तो वो मैंने चुन ली 22/10, 25/10, 35/10 और 45/10, और एक और मैं चुन लेता हूँ से 23/10। राइट, तो ये 5 रैशनल नंबर्स आ गए। अच्छा, इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना तो 2.2, 2.5, 3.5 ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एग्जाम, रैशनल नंबर बिटवीन -3/4 और 5/6। राइट, तो इनके बीच में मुझे 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करना।
राइट। अब देखो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं डिनोमिनेटर सेम बना, ऐसा नंबर जो कि 4 और 6 की टेबल में कॉमन आता हो, या फिर एलसीएम 4 और 6 का, तो वो मैं इजिली फाइंड कर सकता हूँ, वो है 12। तो मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूं ना, ऊपर नीचे मैं 4 में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, राइट। मैं बहुत ज्यादा चीजें शॉर्ट वे में कर रहा हूं, और इधर में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, राइट। तो मेरे पास ये आ जाएगा -9/12, और ये आ जाएगा मेरे पास 10/12, राइट। ये हो गया, मेरे पास आ गया -9/12, 10/12। आप खुद करके देखना, पेन और कॉपी चला के, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो एलसीएम अब मेरा सेम आ गया। ठीक है। क्या अभी मुझे 10 रैशनल नंबर मिल रहे हैं इनके बीच में? मिल जाएंगे, -9 से ऑब्वियसली मिल जाएंगे, तो इतने से ही काम बन गया। अगर 20 बोलता ना, तो मैं और ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, इतने से ही काम बन गया अभी आपका। ठीक है। तो -8, -7, -6, यहाँ 0 तक, फिर 1 से 2 के बीच में आप आराम से रैशनल नंबर उठा लो, राइट। तो अगर मैं 10 रैशनल नंबर लिखने की बात करूं, तो वो कौन से हो जाएंगे? -8/12, माइनस, देखो ये नंबर लाइन है, यहां कहीं होगा -9, यहां कहीं होगा 10, 10/12 यहाँ कहीं होगा, है ना, 1 से कम होगा, राइट। तो ध्यान रखना। और -9/12 भी 1 से कम होगा, -1 से, इजंट इट, राइट। तो यहाँ पे आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। ओके। तो -7/12, -6/12, -5/12, आप लोग कंफ्यूज हो जाते होगे ना, -9 तो वही चीज मैं बता रहा था, -4/12, -3/12, तो ऐसे करके आपको आराम से 10 नंबर मिल जाएंगे। ओके। चलो हम लोग और आगे देखते हैं, रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है। तो कोई भी नंबर्स को हमें नंबर में, नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है। ओके। अब देखो, जब भी मैं नॉर्मल नंबर की बात करूंगा, कि जैसे मुझे रिप्रेजेंट करना है 1 2 3 4, ये सब तो आप आराम से कर लोगे, कुछ नहीं है इनमें। बात आएगी रैशनल नंबर के बारे में, तो कुछ चीजें मैं बस बता दूं, वो चीजें भी बहुत आसान है। ठीक है। ओके। अब देखो, आपके रैशनल नंबर में ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। ठीक है। और जैसे मैंने लिया 3/4, और फिर रैशनल नंबर एक ऐसा भी है 2/1, है ना। ये भी एक रैशनल नंबर है, ये तो प्रॉपरली आपको दिख रहा है, ये 2 ही है, ये वाला 2 ही है, ये चीज, ये क्या है पर? ठीक है। ये आएगा 0.75, ये 1 और 2 के बीच में है। ऐसा मैं डायरेक्टली कैसे कह सकता हूं? देखो, जब भी आपका न्यूमरेटर, पहला पॉइंट, जब भी आपका न्यूमरेटर कम होगा डिनोमिनेटर से, है ना, जब भी आपका न्यूमरेटर कम होगा डिनोमिनेटर से, तो नंबर क्या लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में। और जब भी आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो नंबर लाया करेगा 1 से, तो बड़ा ही होगा नंबर। ठीक है। तो इसलिए यहां पे 2 बड़ा है 1 से, तो ऑब्वियसली नंबर 1 के इस साइड ही आएगा। पर अगर मेरा ये वाला बड़ा वाला नंबर, न्यूमरेटर छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से, तो मेरा नंबर 0 और 1 के बीच में ही आएगा, कहीं नहीं जा सकता, मेरा नंबर 0 और 1 के ही बीच में आएगा, दैट्स इट। ओके। तो आपको ये चीज देखना है। अब सर, आपने ऐसा अगर नंबर ले लिया, मान लो 7/2, तो आपको क्या करना है? पहले पहले इसको डिवाइड करना है। कितने बार डिवाइड जाएगा ये? तो आप देखोगे 2 3 जा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 3 जा 6, और 3.5, है ना। मिक्स ड्रॉप को अगर कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर फॉर्म में, तो 2 3 जा 6, 7 हाफ, तो 3 आपका क्वोशिएंट आएगा, और 1 आपका बचेगा रिमाइंडर, अगर आप ऐसा डिवाइड करोगे। तो आपका नंबर कहां से कहां लाए कर रहा है? 3 और 4 के बीच में है ना। और ये 1/2 होता है 0.5, मतलब 3 और 4 के बीच में डायरेक्ट यहां आ रहा है 3.5। तो ये क्वोशिएंट आपको बता देगा कि ये इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर कौन सा है। फिर ये फ्रैक्शन फॉर्म आपको बता देगा कि क्या है, राइट। अब इसको आप वैसे भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, 30/40, और 30/10, 40/10, और फिर वैसे फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके। चलिए हम लोग देखते हैं 7/4 और -5/6 को रिप्रेजेंट करके नंबर लाइन, है ना।
तो 7/4 ऑब्वियसली न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये 1 के तो उस पार ही जाएगा। ठीक है, अब ये कितने टाइम्स जा रहा है देखो, 7 जब मैं डिवाइड करूंगा तो इसका 1 आएगा क्वोशिएंट और 3 आ जाएगा रिमाइंडर। राइट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/3/4, इजंट इट, 1/3/4 ऐसे लिख सकता हूं ना। तो मैं नंबर लाइन बनाऊंगा और 0 1 2 3, नंबर 1 के इस साइड है और 1 और 2 के बीच में है, और 1.75 तो वो यहां कहीं आएगा 1.75। डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इस जगह को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4/4 और इसको लिख सकता हूं मैं 8/4, इजंट इट। तो 1 तो मैंने ले लिया और इधर उस पार ही रहेगा, तो क्वोशिएंट आपका आ जाएगा 1, और 7/4 को आप ऐसे लिख सकते हो 1 और प्लस 3/4, इजंट इट। तो नंबर आएगा 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में आप 4 पॉइंट्स ले लेना और थर्ड पॉइंट पे आ जाएगा ये, तो राइट, तो ये 1.75 कुछ आएगा। -5/6, आप देख सकते हो न्यूमरेटर जो है वो, सेकेंड पार्ट अगर मैं लूं तो आप देख सकते हो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम है, इजंट इट। तो नेगेटिव में ये नंबर आएगा 0 और -1 के बीच में, इजंट इट। तो इसको, जगह को आप 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना या फिर 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, तो ये आ जाएगा -5/6 यहाँ कहीं होगा, इजंट इट। तो ऐसे करके आप कर लोगे, राइट, 0 और -1 के बीच में। और ये अभी है नहीं शायद, आई थिंक सो। ये भी आपको, तो ये सारे देखो आप अगर खुद से सॉल्व करना, तो ये सारे आपके आएंगे 0 और -1 के बीच में। ये सारे आपके आएंगे 0 और -1 के बीच में, है ना। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर कम है। अब मैं इस -1 को लिख सकता हूँ -11/11, इसको लिख सकता हूँ 0/11, इजंट इट। तो ये 11 पॉइंट्स जो आ गए, तो ये हो जाएगा -1/11, -2/11, ये वाला हो जाएगा -3/11। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और -9/11, -10/11, आप ऐसे करके वही इक्विवेलेंट वाला फ्रैक्शन, राइट। कॉपी में आप उतना एक्यूरेटली नहीं दिखा पाओगे, पर अगर आप टीचर को ऐसे दिखाओगे तो ये कंसिडरेबल होगा। 11 पॉइंट्स में डिवाइड कर लेना या 20 पॉइंट्स में, और फिर आप दिखा सकते हो। पर डिनोमिनेटर 11 दिया हुआ है ना, तो 11 पार्ट्स में ही करना पड़ेगा आपको। ओके, ये तो हो गया हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन। ओके, अब आते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत ही इलेबोरेट करके एनसीईआरटी में दी हुई हैं, और जो कि सही भी दी हुई हैं, पर उतना आपको इनसे घबराने की जरूरत है नहीं, ये हैं बहुत इजी। मैं 5 ही मिनट में इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, अब आपको वो क्वेश्चंस ऐसे पूछेगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है होल नंबर के, क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है नेचुरल नंबर के, या फिर ऐसे करके ये पूछेगा रियल नंबर के। ओके, ठीक है। तो क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी में, जैसे मैं कोई नंबर उठा रहा हूं, तो जो भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूं, ऑपरेशन क्या होता है मैथमेटिक्स में, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो वो नंबर भी उसी सेट का होना चाहिए। समझ नहीं आया ना? देखो, जैसे मैंने क्या किया कि मैंने नेचुरल नंबर्स लिए, ठीक है, होल नंबर्स लिए, सॉरी, होल नंबर ही ले लेता हूं, पहले जीरो टाइप हो गया, लिख गया। तो 0 1 2 3 4 लिया। अब मैंने दो नंबर होल उठा के मैंने क्या किया, एडिशन कर दिया। जैसे मैंने 1 और 2 उठाया, 1 + 2 कर दिया, ये आया 3। क्या 3 भी होल नंबर है? हाँ सर है। तो इसलिए, हाँ सर है, 3 भी होल नंबर है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। मतलब मैंने होल नंबर से दो नंबर उठाए, उन पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन किए, जो आंसर आया वो भी अगर होल नंबर में है, तो मेरा होल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है ना। सीधी सी बात है। ठीक है, अच्छा, मैंने नेचुरल नंबर्स लिए, ठीक है, तो 1 2 3 4 ऐसे इन पे कोई ऑपरेशन किया और आंसर भी नेचुरल नंबर आया, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, एक चीज के लिए अनडिफाइन हो जाता है रियल नंबर्स में, वो है डिवीजन। देखो, जैसे मैंने ये लिए रियल नंबर 0 1 2 3, और मैंने डिवीजन किया, और डिवीजन मैंने ऐसा कर दिया 1/0, तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड है। मैंने बताया नहीं, किसी भी सेट्स में बिलोंग नहीं करता है मैथ्स में, ना होल नंबर में आता है ना रियल नंबर में आता है। तो बस 1/0 जो है, सिर्फ इस चीज के कारण क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड हो गई इसके लिए, राइट, डिवीजन के लिए। तो बस ये चीज है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि बस मेरा जो आंसर आना चाहिए ना, वो रियल नंबर्स में आना चाहिए।
राइट, जो भी मैं करूं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ओके। डिवीजन, हर डिवीजन सेटिस्फाइड हो जाएगा पर 1/0 वाला नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें आंसर नॉट डिफाइंड आ रहा है, ओके। तो ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सब चीज के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, किस किस चीज के लिए, सब इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन चीजों के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, बस डिवीजन के लिए नहीं है सेटिस्फाइड, क्यों? क्योंकि इसके कारण, राइट। हर चीज में अगर मैं एडिशन करूंगा, सब्ट्रैक्शन करूंगा, मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो आंसर भी मेरा रियल नंबर से ही आएगा, रियल नंबर्स में से कुछ आएगा, है ना। कभी भी रियल नंबर के बाहर नहीं जाएगा मेरा आंसर। पर जब मैं डिवीजन करूंगा तो ये चीज नॉट डिफाइंड आ रही, ओके। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, हर चीज कर सकते। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन करूं, जैसे मैं करूं a+b, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन बोल रहा हूं मैं, है ना, ध्यान रखना। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज होना चाहिए b+a के बराबर। क्या कहना चाह रहे हो आप? देखो, जैसे मैंने किया 2+3, उसका आंसर आया 5, और अगर मैं करूं 3+2, तो ये भी 5 आए ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव मतलब एक कम्युनिटी बनाना, दो चीजों को जोड़ना, आप ऐसा करके सोच सकते हो, ठीक है। कुछ नंबर पे मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन किया, उसका उल्टा किया, नंबर इंटरचेंज कर दिए और मैथमेटिकल ऑपरेशन सेम रखा, प्लस ही कर रहा था, बस मैंने 3 इस साइड कर दिया, 2 इस साइड कर दिया, तो भी अगर आंसर सेम आ रहा है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, दैट्स इट, ओके। तो ये क्या सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसा नहीं होता है, आप करके देखो खुद, आपको पता चलेगा। 3-2 करो और 2-3 करो, आप देखोगे दोनों में आंसर अलग अलग आता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए है? बस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, ध्यान रखना। देखो, जैसे मैं सब्ट्रैक्शन, अगर सब्ट्रैक्शन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करूं, क्या बोला मैंने? 3-2 करूं तो आंसर आता है 1। अगर मैं नंबर उल्टा कर दूं और ये चीज सेम रखूं, माइनस तो सेम रखा, 2 को मैं अब ले गया इस साइड, 2-3 कर दिया मैंने 3, तो आंसर क्या आया? -1। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, दोनों बराबर नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए है? सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के, ध्यान रखना, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये क्या होता है? ए स्टार बी, स्टार लिख रहा हूं मैं, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और बी स्टार ए, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। स्टार की जगह कुछ भी हो सकता है, पर यहां पे क्या होगा? प्लस होगा और या मल्टीप्लाई होगा, बस प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा, माइनस तो अपन कर ही नहीं सकते क्योंकि माइनस में आंसर सेम नहीं आता है। चलो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब एसोसिएशन बनाना, मतलब चीजें एसोसिएट हो रही है, राइट। क्या है मतलब इसका? जैसे मैं अगर लिखूं a+b+c, ब्रैकेट में b+c आ रहा है, तो ये चीज बराबर होगी a+b+c के, ठीक है। तो जैसे मैं दो नंबर लेता हूं, मान लो 2+3+1, और इन दोनों को पहले ऐड किया और 1 को बाद में ऐड किया, आंसर कितना आया? 6 आया ना। चलो, अब मैं 3 और 1 को पहले ऐड करूंगा, 3+1 में मैंने ब्रैकेट लगा दिया और 2 को बाद में, यही होता है ना, ब्रैकेट का नंबर पहले इनको ऐड करना है। तो 4+2, फिर भी आंसर आया 6, दोनों आंसर बराबर है, हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। पर जब आप सब्ट्रैक्शन में ऐसा करोगे, जैसे मैंने ये कर दिया, 2-3-1 है, तो आपका आंसर गलत गलत आ जाएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में ये चीज सेटिस्फाई नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए, अच्छा, तो ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए इंटू b+c इज इक्वल टू a इंटू b+a इंटू c, राइट। a इंटू b+c, तो बस ये डिस्ट्रीब्यूट जो आप बोर्ड मास में करते रहे थे, मतलब क्या है कि 2 × 3+5 को, कोई भी चीज अगर ब्रैकेट के अंदर है तो वो अंदर वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई होगी और दूसरे वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई होगी, और मैथमेटिकल साइन सेम रहेगा, तो 2 × 3 होगा, +2 × 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा, तो आपको नंबर्स के सेट देगा और फिर पूछेगा ये प्रॉपर्टीज किस नंबर के लिए सेटिस्फाइड, राइट। तो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। अगर आपने पेशेंटली ये देखा है यहां तक, तो थैंक यू, पहली बात तो बहुत ज्यादा, और मैंने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने में। और मैं कुछ एक्स्ट्रा भी आपको बताना चाहता हूँ, चलो मैं एक वैदिक मैथ की ट्रिक बता देता हूँ, जो लोग यहाँ आखिरी तक आए, अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है। तो ये ट्रिक है कि जैसे मेरे को भी कोई भी नंबर दिया हुआ है और ये नंबर 5 से ऐड हो रहा है, ओके, ये नंबर 5 से एंड हो रहा है, ना कि ऐड हो रहा है, ये नंबर 5 से एंड हो रहा है, इसका मुझे स्क्वायर फाइंड करना है, ओके।
आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, चलो मैं बता देता हूँ। आप कैसे करोगे, पहले इस नंबर को स्प्लिट कर लो। 35 को मैं 3 और 5 में स्प्लिट कर लेता हूँ। ये जो 10 डिजिट वाला नंबर रहेगा, या जो भी लेफ्ट हैंड साइड नंबर रहेगा, उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 है, तो 3 इंटू 4 यहां आ जाएगा 12, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर हर समय सेम रहेगा 25 आखिरी में, बस यहां जो नंबर है ना, उसके आगे वाला नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये थी एक ट्रिक। जैसे मैंने लिया 45, तो इसका स्क्वायर में डायरेक्टली लिख सकता हूँ। 4 के आगे वाला नंबर क्या है, 5, तो 4 इंटू 5 यहाँ आ जाएगा 20, और 5 का स्क्वायर 25 तो पीछे रहेगा। जैसे मैंने लिया 65, तो 6 इंटू 7 आ जाएगा 42, क्योंकि 7 आगे वाला नंबर था, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। राइट। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और क्या बोलूंगा मैं इसके आगे, अगर आपने देखा होगा, थैंक यू पेशेंटली ये देखने के लिए। ओके। सारे में और बहुत अच्छी सीरीज में लेके आने वाला हूँ। अपना इंटरेस्ट बना के रखना, और इसके सॉल्यूशंस भी मैं लाऊंगा। थैंक यू।